प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आज जो आपके सामने लेकर आया हूँ वो है RPSC अजमेर का मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस, यानी जो पुराना सिलेबस है मैथमेटिक्स का और न्यू वाला है। ये तो है आपके पुराना वाला सिलेबस, ठीक है, ओल्ड ये पूरा पोर्शन, और ये है आपके सामने नया सिलेबस। तो दोनों ही सिलेबस में आज हम खास तौर से एनालिसिस करने वाले हैं कि दोनों सिलेबस में नया क्या है, यानी पहले वाले में से और अभी नए वाले में दोनों का हम ऑब्ज़र्व करें और कंपेयर करके ये देखें कि नए सिलेबस जो आपको दिया है RPSC ने, इस नए सिलेबस में नया क्या है और पुराने वाले से ये किस तरीके से डिफ़र है। हम इस तरीके से, यानी क्या तो नया जुड़ा और क्या यहाँ से इसमें से रिमूव हो गया, ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले, मैंने इसके अंदर एक तरह से बहुत ही अच्छे तरह से टॉपिक टू टॉपिक एनालिसिस किया है और ऐसा विश्लेषण किया है ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि आपको कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है और किस टॉपिक को बिल्कुल टच भी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि नए सिलेबस में ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए हैं और एक आध जो सेक्शन है वो पूरा का PG लेवल का डाला है, MSc लेवल का, जो पहले वाले पुराने वाले सिलेबस में नहीं था। तो वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा और कौन सा कंटेंट किस बुक से करना वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। इसके अंदर हम सबसे पहले ये लेते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है, यानी ग्रेजुएशन लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले उसका एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर मैं उल्टा सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे आऊँगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस का एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। एक बात और बता दूं मैं कि इसके अंदर टॉपिक लगभग वही रखे हैं, बस उसने क्या किया, किसी भी टॉपिक को ठेठ अंदर से डीपली एक एक लाइन टू लाइन लिख दिया है, ताकि कोई चीज़ कल आप ये नहीं कहो कि ये तो लाइन उसमें सिलेबस में थी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप कर दिया। तो किसी तरह के कोर्ट के विवाद से बचने के लिए RPSC ने आपकी सुविधा के लिए, दोनों ही बातों के लिए ये नया सिलेबस जारी किया है। बाकी टॉपिक लगभग वही हैं, कुछ नए डाले और कुछ छोड़े हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर ये नया सिलेबस है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसके अंदर इसने क्या किया, पुराने वाले में खाली ग्रुप लिखा है, ठीक है। यहाँ पर इसने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ग्रुप, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये सब डाले। तो मैंने इसको टॉपिक वाइज बिल्कुल लिख दिया है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ग्रुप के अंदर डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और साइक्लिक ग्रुप, जनरली ये जो आता है वो इसके अंदर अपने सब ग्रुप में आता है, लेकिन ग्रुप के अंदर हमारे पास बस ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से हमें बाहर नहीं जाना और इसके अंदर इसने नया कुछ भी नहीं डाला, ये एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। फिर ग्रुप के अंदर ही आता है परमुटेशन ग्रुप, है ना, मतलब क्रमचय, है ना। तो इसके अंदर इवन और ओड परमुटेशन, यानी सम और विषम क्रमचय आएंगे इसके अंदर, और ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन, यानी क्रमचय समूह। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर दो तरह की थ्योरम है, एक एकांतर ग्रुप वाली और एक कोटि की। तो उन दोनों से बाहर इसका क्वेश्चन नहीं जाता है, तो हमें इसके अंदर इन टॉपिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। फिर देखिए सब ग्रुप्स, सब ग्रुप के अंदर साइक्लिक ग्रुप ले रखा है, जो पीछे बताया था मैंने, ये एज इट इज़ है पहले वाला ही। इसके अंदर कोसेट्स आएगा, सहसमुच्चय, है ना, ये चक्रीय समूह। फिर लंगराज थ्योरम। देखिए, जो टॉपिक पर्टिकुलर नाम से दे रखे हैं, आपको बता दूं कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए हमें इनको अच्छी तरह से पढ़ना, इनसे बाहर इर्द गिर्द कम चलना है। प्रोडक्ट थ्योरम, अब ये प्रोडक्ट थ्योरम कौन सी है आपको अगर पता हो तो A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, तो एंड H जो है अगर G का सब ग्रुप है तो AB जो है वो इसका अपने सब ग्रुप हो जाएगा, मतलब सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ये प्रोडक्ट थ्योरम उसके अंदर आ रही है आपके, कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H एंड H जो है वो सब ग्रुप है किसका, G का। तो उस केस में आपके
ए बी बिलोंग्स टू एच होगा, ये आपके प्रोडक्ट थ्योरम में जो आपको पता होगी। फिर नॉर्मलाइज़र, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइज़र और कॉम्प्लेक्स, नॉर्मलाइज़र की केवल एक थ्योरम है और उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम कहते हैं प्रसामान्यक, जिसको इसने NA से लिखा है। फिर आता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप का केंद्र। तो ये ग्रुप का केंद्र भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपके ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप से। तो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाना, और पुराने वाले में भी यही टॉपिक दे रखे थे, लेकिन वहाँ ओनली सब ग्रुप नाम दिया था। सब ग्रुप के अंदर क्या क्या लेना था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें उनमें से किसको छोड़ना और किसको लेना। तो अब आपको क्लियर हो गया ये कि ये आपको इसके अंदर इन टॉपिक्स के अलावा हमें बाहर नहीं जाना सब ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल सब ग्रुप है ना, प्रसामान्य उपसमूह। इसके अंदर डेफिनेशन सिंपल ग्रुप और कोशिएंट ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर हमें इन तीन चीज़ों से बाहर नहीं जाना है। वैसे ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन इन तीनों टॉपिक से आपको चलना है। और ये वाला क्योंकि आगे आप देख लें, फिर बात करें हम, तो ये क्वेश्चन ग्रुप और सिंपल ग्रुप, इससे बाहर इसके अंदर हमें नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके अंदर पुराने वाले में खाली ये टॉपिक दे रखा था, तो इसके अंदर खाली नॉर्मल सब ग्रुप दे दिया। अब नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक है, हम किसको छोड़ें किसको रखें, तो हमें केवल इन ही को पढ़ना है। फिर आता है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि जो समाकारिता। अब इसके अंदर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म विथ बेसिक प्रॉपर्टीज़। बेसिक प्रॉपर्टी में ध्यान रखना इसके अंदर क्या आएगा, आपको खास तौर से इसकी जो कुछ थ्योरम्स है, जैसे इसने दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और केलीज थ्योरम, ध्यान देना। अब इसके अंदर ऑटोमॉर्फिज्म जो था ये वाला, ये आपके पहले वाले सिलेबस में था और अभी इसको रिमूव कर दिया है, ध्यान रखना, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर ये टॉपिक रखें और ये वाले इसने छोड़ दिए, ध्यान रखना। ये 3-4 चीज़ों से बाहर हमें नहीं जाना है। यानी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा यानी समूह सिद्धांत या अमूर्त बीजगणित, इन टॉपिक से ही चलना है। वैसे मेरे अभी ये टॉपिक पढ़ाना बाकी है, मेरे CMPC यूट्यूब चैनल मैंने अभी तक इस टॉपिक को लिया नहीं है, मैं अभी ग्रेजुएशन लेवल पे ही चल रहा हूँ, तो बहुत जल्दी इस टॉपिक का नंबर आएगा और मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए इस टॉपिक में बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है और उसके अंदर भी लिमिटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, वो लेने हैं और वो मैं आपको करवा दूंगा मेरे YouTube चैनल पर जो CMPC नाम से हैं, आप उस पर ज़रूर देख लें। जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारा का सारा आपको CMPC की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से अभी तक के सारे लेक्चर देख सकते हैं। देखिए ये आपके सामने एक टॉपिक आ रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है ना, सो बोलते हैं अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब विश्लेषण, क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है ना। मतलब ये टॉपिक आपके पूरा का पूरा MSc का है, जिसके अंदर ये एक पेपर चला करता था, ठीक है, उसके अंदर आता है। ये पूरा टॉपिक नया डाला है, ठीक है, टोटली न्यू एडेड टॉपिक्स फ्रॉम MSc मैथ्स पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये वो वाला पार्ट नहीं जो आप 11th-12th में पढ़ते हो, लिमिट कंटिन्यूटी है, इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे। फिर आता है एनालिटिक फंक्शन, इसमें केवल कॉन्सेप्ट देखना है। कॉची रीमान इक्वेशन जिसमें कार्टेशियन और पोलर फॉर्म होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, कॉन्जुगेट फंक्शन होगा और कन्फॉर्मल मैपिंग, सारे टॉपिक नए हैं और मैं इन टॉपिक पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको बता दूंगा, उन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है। ये टॉपिक मेरे भी लेना बाकी, क्योंकि ये पहले वाले में नहीं था इसलिए मैं भी इसको ले नहीं पाया, तो इसका नंबर भी बहुत जल्दी आएगा मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर। अगली बुक आ रही है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण, जो आपके MSc का पार्ट है और इसके अंदर रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, लीनियर सेट, है ना, लोअर एंड अपर बाउंड्स, लिमिट पॉइंट्स, क्लोज्ड एंड ओपन सेट, रियल सीक्वेंस, लिमिट कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज,
टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। इसके अंदर जो रीमान इंटीग्रेशन था इसको रिमूव कर दिया गया, नए वाले सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, तो अब इसको हम नहीं लेंगे। बाकी इस पर तो 1 या 2 क्वेश्चन वो डालता ही है, ध्यान रखना, लेकिन अब हटा दिया तो हमारी बीमारी इसकी ख़त्म। अब मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक क्या सिंपल थे तो मैंने इनको लिया नहीं है, ये मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूँ, पूरा लिमिट पॉइंट्स कर चुका हूँ, क्लोज द ओपन सेट में डाल चुका हूँ, रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस यानी अभिसरण है ना, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज यानी अनुक्रम का अभिसारी अपसारी, और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज यानी कि श्रेणियों का अभिसरण, फिर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वो राबे टेस्ट वगैरह, दालम्बर टेस्ट वगैरह, कोची टेस्ट जो है ना, सारे लोगरिथम टेस्ट सारे वो इसके अंदर आ रहे हैं, है ना। फिर वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यानी कि वो निरपेक्ष अभिसरण, एक समान अभिसरण, ये सारे मैं आपको अच्छी तरह से करा चुका हूँ मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर। आप उसमें देखें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। शुरू के 1 या 2 रुपये बाकी है, जैसे मुझे टाइम मिला तो वापस मैं इनको भी करा दूंगा। इनमें से एक आध बार कोई क्वेश्चन बना है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको मैं ले लूँगा इन दोनों टॉपिक्स को, ठीक है ना। बाकी मैं सब करा चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कैलकुलस, और इसके अंदर भी डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले दिया इसने पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट, एंगल बिटवीन कर्व्स इन पोलर फॉर्म, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क। अब मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक पहले वाले में नहीं था। हाँ, ये टॉपिक जो है वो पहले वाले में था, और ये जो पूरा का पूरा आपके क्या है, न्यू है, और ये भी आपके न्यू, दोनों ही ये पोर्शन जो है ये आपके न्यू है, ध्यान रखना, और ये भी आपके न्यू है। तो ये वाले मुझे करने बाकी है, मैं करा दूंगा। जबकि लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर मैं इसके अंदर जब लूँगा तो मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, बाकी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। फिर आता है कर्वेचर। देखिए कर्वेचर के अंदर जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके यू का यू इसने नया डाला है। ये टॉपिक आपके पहले वाले में नहीं था, पहले इसने बिल्कुल इसको छोड़ रखा था। तो इसके कर्वेचर यानी कि जिसको अपन रो से लिखते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके क्या है, न्यूली एडेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एंड रिलेटिव प्रॉब्लम्स, तो ये जो टॉपिक सारे इसके अंदर नए डाले हैं, ये पहले वाले में नहीं थे, और ये मुझे पढ़ाने बाकी है मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बहुत जल्दी फिर से इनको करवा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ, ठीक है, और जो टॉपिक छूटे मैं उनको फिर से करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट आ रहा पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप देखो आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करा चुका हूँ, ठीक है। चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, मैं ये करवा चुका हूँ CMPC यूट्यूब चैनल पर, आप उस पर देख लें। फिर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ रिलेशन। देखिए मैक्सिमा मिनिमा, इसके अंदर ये टॉपिक जो है पहले वाले सिलेबस में नहीं था, ये न्यू एडेड कर रखा है, तो ये वाला मैं आपको अब करवा दूंगा। इसके अलावा नीचे वाला जो पोर्शन दे रखा है लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ये भी आपके पूरा न्यू एडेड है, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा। इनके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, और वो लिमिटेड क्वेश्चन ही है जिनको आपको करना है, और वही मैं आपको करवाऊंगा, उनको इस प्रिपेयर करना। इनसे बिल्कुल सरफेस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला आ रहा देखो एसिम्पटोट्स, है ना, अनंत स्पर्शियाँ। तो अनंत स्पर्शियों के अंदर डबल पॉइंट्स, जिसको आप कहते हो द्विक बिंदु, ध्यान रखना ये पहले वाले में इसने नहीं दिए थे, डायरेक्ट इसने एसिम्पटोट्स कौन कौन से थे वही पूछा था, और इसके अंदर इसने ये भी नहीं डाला है। और ये कर्व ट्रेसिंग और इन्वेलोप एंड इवोल्यूट्स, ठीक है ना, कर्व ट्रेसिंग यानी कि वक्र अनुरेखण, ये नया है, और इन्वेलोप एंड
इवोल्यूट्स, ये भी आपके बिल्कुल ही नए टॉपिक हैं जो पहले वाले में नहीं थे, आपको पढ़ने हैं। और ये एसिम्प्टोट्स में करा चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक उसके अंदर ड्यू है। और ये दोनों जो टॉपिक पहले वाले सिलेबस में नहीं थे, नए डाले हैं, तो ये मेरे को कराने बाकी है। और मैं आपको बहुत जल्दी ग्रेजुएशन वाले पार्ट के तुरंत बाद में इसमें, वैसे ये भी ग्रेजुएशन वाला पार्ट ही है, जो पहले वाला चल रहा है उसको पूरा करते ही मैं मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर आपको ये उपलब्ध करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अनवलप और केंद्र जो होते हैं और कुछ नहीं है। और इसका संबंध डायरेक्ट हमारे जो पीछे वाले जो कर्व है एसिम्प्टोट्स और उनसे जुड़े ही हैं। आपको नया कुछ नहीं करना, अभिलंब से जुड़ा पार्ट है ये। तो नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस। मैं बीटा और गामा फंक्शन को मेरे इस चैनल पर, CMPC चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से सुधार चुका हूँ। और इसमें जो टॉपिक मैंने कराए हैं और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनसे बाहर भी नहीं जाना है। मैंने इसके साथ पूरा पेपर एनालिसिस भी कर रखा। RPSC के जो पेपर पहले के थे सारे पेपर भी मैंने इसके अंदर बताया कि किस किस में इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर चलते हैं क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन, क्षेत्रकलन और चापकलन। ये दोनों टॉपिक आपके पुराने वाले सिलेबस में नहीं डाल रखे थे, इन्होंने हटा दिए थे। जब मैं पढ़ा रहा था चैनल पर तब भी मैंने सोचा कि ये टॉपिक कहाँ चले गए, तो देखिए इसने वापस नए सिलेबस के अंदर इन दोनों टॉपिक को डाल दिया है, जिसके अंदर चाप की लंबाई और क्षेत्रफल वगैरह हम फाइंड करेंगे। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि आयतन, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन, जिसमें कोई दीर्घवृत्त है, एलिप जो वृत्त है या गोला है, उसको रिवोल्व कराया जाएगा किसी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष के सापेक्ष, तो उससे जो आकृति बनेगी गोला की, अपने प्लेन ज्योमेट्री वाले कोई भी एलिप्स हुआ, पैराबोला हुआ या हाइपरबोला हुआ, है ना, सर्कल हुआ, इनको किसी अक्ष के सापेक्ष अगर रिवोल्व कराया जाए तो इससे जो घनाकार आकृति बनेगी उसके सरफेस एरिया और आयतन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये टॉपिक पूरा नया है, आपको मैं बाद में करा दूंगा। फिर आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये टॉपिक भी पूरी तरह से आपके नया है और ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन इससे एक या दो क्वेश्चन इससे बनेंगे। फिर आता है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये मैं आपको CMPC चैनल पर करा चुका हूँ। एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया ऑफ वॉल्यूम्स, तो एरिया में करा चुका हूँ, वॉल्यूम भी मैं करा चुका हूँ उसके अंदर, ये पूरा आपको क्या हुआ मिल जाएगा उसके अंदर। डिरिचलेट्स इंटीग्रल, ये मैं आपको करा चुका हूँ इसके अंदर CMPC चैनल पर। फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, ये वाला पोर्शन जो है पूरा वो जो है ना, वो मतलब ऑर्डर चेंज करने वाला और उससे हल करना। तो ये टॉपिक पूरा नया है, पहले वाले में ये नहीं था, तो ये मैं अब आपको बचा हुआ पार्ट जो करा दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरफेस लेवल का काम करना है, ठीक है। और जो मैं करवाऊंगा वो आप कर लेना, उससे आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, है ना। इसके अंदर टॉपिक पूरा एज इट इज़ है, मतलब वही है, ठीक है। वो क्वेश्चन वहाँ से डीपली कहीं से बना सकता है, तो इसने खाली टॉपिक्स को अलग अलग सेपरेट किया है। बाकी सारे टॉपिक ये पहले वाले सिलेबस के अंदर ही थे, जैसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्टेंट्स, है ना, संरोधन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, उद्देश्य फलन, ऑप्टिमाइजेशन, वो निम्नीकरण या उच्चतमीकरण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ LP, ये आपके पहले वाले में नहीं था, ये आपके इसके अंदर न्यू है, जो मैं आपको बता दूंगा, ये पढ़ाना बाकी है। फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP, ये भी पहले वाला नहीं था, पहले खाली बेसिक ही था, जो नया डाला है, ठीक है। तो ये भी आपके न्यू है। ग्राफिकल सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल, ये वाला पहले का ही था, कोई नया नहीं है। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, 3 कॉन्स्टेंट्स, ये पहले वाला ही है। कॉन्वेक्स सेट, इसके अंदर कॉन्वेक्स सेट एक कॉन्केव नहीं लिया है, और उसकी प्रॉपर्टीज देखिए, आज दिन तक इस टॉपिक का क्वेश्चन उसने कभी नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स सेट का। तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको सही ढंग से अपने को पढ़ लेना है। फिर आता है सिंपलेक्स मेथड, ये पहले वाले में था और अभी भी है। ये पूरा टॉपिक मेरा CMPC चैनल पर पढ़ाना बाकी है, तो मैं इसको बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। देखिए इस LP के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी, ये पहले वाले में नहीं था, ये आपके एक तरह से नया था। फ्रेमिंग ऑफ ड्यूअल प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ये पहले वाला ही है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ये पहले वाला ही है। यानी ये जो दोनों चीज़ें आपके
नहीं डाली है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सरफेस लेवल का, कि कैसे वो उसको प्राइमल से ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं, वो इसके अंदर दे रखा है। तो मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से कर सकेंगे इस क्वेश्चन, कहीं चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला पार्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। ये टॉपिक एज इट इज़ यूँ क्यों डाला इसने, अंदर से एक एक वर्ड को पकड़ लिया, ताकि आप कल ये नहीं कह सको कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ से दिया। बाकी पहले वाले सिलेबस में भी सारी चीज़ें ये थी। पहला कह रहा डिफरेंस ऑपरेटर एंड फैक्टोरियल नोटेशन, डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, है ना, मतलब अग्र और पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंसेस, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंसेस एंड सिंपल, न्यूटन्स जनरल एंड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लंगराज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और सेंट्रल डिफरेंसेस। ये सारे टॉपिक पहले वाले भी थे और अभी भी डाल रखे हैं। फिर इसके अंदर जो कुछ चीज़ें और डाल रखी इसने, वो है ये वाली, ट्रेपेजोइडल सिम्पसन एंड वेडल्स रूल। इस पर इसने क्वेश्चन हमेशा पूछा है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। ये टॉपिक जो पहले वाले में इतना स्पष्ट नहीं था, अभी इसने इसको स्पष्ट कर दिया है। सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और इसके अंदर ये देखो, ये सारे जो टॉपिक है इसके अंदर ही है। इरेटिव में रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन्स रेफसन मेथड, ये सारे इसी के अंदर थे और ये पहले वाले भी थे। फिर इसमें कन्वर्जेंस भी पहले वाला था, ठीक है, नया कुछ नहीं, इसी से पार्ट है। और फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन, ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको पूरा ढंग से कर लेंगे। मुझे ये पढ़ाना बाकी है, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपको बता दूंगा मैं। ये देखना, ये ओल्ड वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। इसके अंदर बिल्कुल खाली एक एक टॉपिक डाल दिए और अंदर सारी चीज़ें हैं, कन्वर्स हुआ, राप्सन न्यूटन ऑप्शन वाला हुआ, इटरेशन हुआ, रेगुलर फाल्सी हुआ, ये सारे दे रखे हैं इसके अंदर। अभी इसने क्या किया, नए वाले में ये आपका पूरा न्यू है, न्यू सिलेबस, ठीक है। तो इसके अंदर इसने दिखने में बहुत बड़ा लग रहा, लेकिन चीज़ें सब वो की वही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, जिसने सारी चीज़ें ऑपरेटर से लेकर के फैक्टोरियल नोटेशन से लेकर के न्यूटन्स अंतर्वेशन फॉर्मूले सारे इसने डाल रखे हैं इसके अंदर। कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है, सारी की सारी वही चीज़ें हैं। तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें वही डाल रखी है। अगर कुछ नया हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये टॉपिक पूरा मुझे पढ़ाना बाकी है, जो मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करूंगा। फिर इसी में आगे इसने देखो, गॉस स्टर्लिंग बेजल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, गॉसेस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, कन्वर्जेंस, एस्टिमेशन ऑफ एरर, है ना, ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, बाइसेक्शन मेथड, मेथड ऑफ इटरेशन, सब ये वो की वही चीज़ें हैं जो पुराने वाले सिलेबस में आपके थी। तो आपको मैं सब करा दूंगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब चलते हैं अपन 11th और 12th बेसिस जो है सिलेबस उसके अंदर। तो देखिए कैलकुलस के अंदर सबसे पहले बात है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ पहले की तरह ही है। पहले वाले में खाली इसने केवल नाम डाल दिया और उसके अंदर ये सब हमें पढ़नी थी, लेकिन कभी हम कोई ऐसी बात नहीं कर दें जिससे हम भविष्य में कोई कोर्ट केस बने, ऐसी स्थिति बने, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही एक एक टॉपिक टू टॉपिक क्लियर कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से जब से सिलेबस डाला है देख रहे हैं कि पहले वाला तो खाली 2 पेज का ही सिलेबस था और अभी वाले में तो 6-7 पेज का सिलेबस कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस लगभग वही है, हल्का सा चेंज किया है इसने। तो वो इसमें टॉपिक टू टॉपिक लिखने से थोड़ा बड़ा हो गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक एक्स और एक्सपोनेंशियल है ना, e⁻x वाले, फिर कंपोजिट, इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, रोल्स, लैग्रांज
मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको CMPC यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आपको इन टॉपिक्स के बाहर निकलना ही नहीं है बिल्कुल। जो चीज़ मैंने कराई है, हाँ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बाकी अगर जो मैंने इनको करा रखा है अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा इस कैलकुलस का। तो देखिए इसके अंदर 11th-12th वाला जो आगे का पोर्शन है, इसके अंदर कैलकुलस में मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल वाला जो भी है उसका, और ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ CMPC यूट्यूब चैनल पर। आप उससे प्लेलिस्ट के अंदर पूरा मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इसमें टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्शरेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी मैंने उसके अंदर बता रखा है। उसके अंदर मैंने अभिलंब और स्पर्शरेखा, अधोलंब और अधस्पर्शी 4 चीज़ें बता रखी इसके अंदर। आपके इसके अंदर ये 2 ही दे रखी है। फिर चलते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो देखिए इसके अंदर आपके इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव्स, यानी एक तरह से मतलब अवकलन किसी का जो कर रखा है उसका फिर से मतलब प्रति अवकलज कह सकते हो इसका, ठीक है, मतलब अवकलन की उल्टी प्रक्रिया जो शुरुआत में दे रखा है, कोई खास बात नहीं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये पहले वाला टॉपिक है, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन है, ध्यान रखना इसके अंदर पार्शियल यानी आंशिक भिन्न से जो करते हैं ना वो वाला पोर्शन। यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी जो सरल समीकरण है त्रिकोणमिति की, sin 2x है, cos 2x है, वो सारे त्रिकोणमिति सूत्र यूज़ करके और जो समाकलन करते हैं वो आपके इसके अंदर शामिल है। ये सब मैंने करा रखे CMPC यूट्यूब चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। समाकलन के इस टॉपिक के मैंने 17-18 लेक्चर डाल रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आप आराम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आराम से कर सकते हो। फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज़, इसकी जो निश्चित समाकलन है वो और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ले रखी इसके अंदर इसने। तो इसके अंदर आपको ये टॉपिक पूरे लेने हैं। फिर इसके अंदर इसने अगला जो दिया है, अच्छा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो दिया ना इसने, देखिए ये जो इसने दिया ना बेसिक प्रॉपर्टीज़, मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ पर इसने जो सारी आपको पता हो तो P0, P1, P2, P3, P4 ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह देख लेनी चाहिए। मैंने आपको उसमें अच्छी तरह करा रखी है और उससे जुड़े हर प्रॉपर्टी से जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, समफलन विषम फलन वाले, उनका समाकलन की लिमिट दे रखी है उसमें, तो डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते मैंने सब बता रखा उसके अंदर। तो आपको वो 17-18 लेक्चर ढंग से देख लेने चाहिए, आधे घंटे के हैं, मुश्किल से 25 मिनट 30 मिनट के, तो आप उनको देख करके और आसानी से कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इसमें अपन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व्स है ना। एक साधारण जो कर्व होते हैं उनका और एक अक्ष के बीच का जो एरिया निकालते हैं वो हमारे इसके अंदर जिसके अंदर खास तौर से लाइन हुई या आर्क ऑफ सर्कल हुआ, यानी ना किसी भी वृत्त का चाप हुआ, पैराबोला हुआ, एलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, ये सारे, और ये सब मैंने उसके अंदर करा रखे हैं। आपको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक बार आप देख लेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे चैनल पर बता रखा है। फिर अगला एरिया बिटवीन द कर्व्स, यानी 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एरिया, वो भी मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये केवल 12वीं के बेस वाला मामला है। कॉलेज लेवल में इसके अलावा जो चापकलन और क्षेत्रकलन के अंदर थोड़ा मेजर पार्ट और मेजर कर्व दे रखे हैं उसके अंदर, थोड़े जैसे मतलब एस्ट्रॉइड हुआ या फिर सिसोइड हुआ, इस तरीके से 3 पत्ती वाले फूल हुए, मतलब उन सब का एरिया और उनके जो चाप की लंबाई निकालने वाला पोर्शन उसमें दे रखा है, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो ये केवल 12वीं वाला पोर्शन में केवल इतना ही है। ले आओ ले आओ।
2 बजे हाँ। देखिए 12th बेसिस ये जो है सिलेबस, ये नया वाला सिलेबस है आपके मैथमेटिक्स का। तो इसके अंदर जो 2D और 3D का पार्ट है वो पार्ट जो है आपके ये से 2 डायमेंशंस ये वाला पूरा पोर्शन, और फिर इसके अंदर 3 डायमेंशन का ये वाला पोर्शन, इस तरीके से इसने डाल रखा है। तो इसके अंदर क्या है कि 2D के अंदर क्या है, खास खास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो 10th लेवल का मामला है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ये 11th में दे रखा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस, स्लोप, इंटरसेप्ट, नॉर्मल, जनरल इक्वेशन है ना, ये सारे लाइन के जो इक्वेशन है ये इसके अंदर आ रहे हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लाइंस ऑफ द पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे CMPC पर डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, और ये सब जो है ना डीप एक एक टॉपिक पकड़ लिए इसने। पुराने वाले सिलेबस में खाली इसने जनरल चीज़ें दे रखी है, बहुत लिमिटेड पार्ट के नाम दे रखे हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक उसके अंदर उसने सब ले रखे थे, लेकिन क्या है कि उसको एक एक टॉपिक किसी ने मांगे थे तो इस हिसाब से भाई इसको टू द पॉइंट टॉपिक निकाल दिए उन्होंने, और कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत लंबा सिलेबस नहीं माना, चीज़ें सब वो की वही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसके अंदर करा रखा है, आप उससे कर सकते हो। फिर चलते हैं हम इसके अंदर 2D में आगे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस यानी कि रेखाओं का संगामी होना है ना, संगामी रेखाएं, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंत केंद्र, सब ये जो सब केंद्र आ रहे हैं, केंद्रक वगैरह है ना। तो ये टॉपिक पर इसने जरूर क्वेश्चन पूछा है त्रिभुज के बारे में, बिल्कुल है जनरल, लेकिन ये 10th का मैटर है, लेकिन आपको इसको ठीक से कर लेना चाहिए। फिर दिया इसने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, नेचर ऑफ कॉनिक यानी जो शांकव है उसकी प्रकृति आपको पता हो, तो ये पूरा का पूरा मैंने कम्युनिटी पे डाल रखा है। और इसकी एक पूरी टेबल आती है, उसके अंदर h² = AB वाला जो पार्ट है, डेल्टा = 0 वाला, मतलब 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो डेल्टा = 0 और नॉट 0, और दूसरा आपको पता हो h² = AB वाला। वो जो टेबल है वो इसमें काम आ रही है। इसमें अलग अलग कंडीशन पे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला सब अलग अलग बनते हैं। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ और स्ट्रेट लाइन ऑफ सर्कल, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने उसमें ले रखे हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2D के अंदर कुछ चीज़ें, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल एंड दोज ऑफ अ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइंस, ये जो दोनों चीज़ें न्यू एडेड है, ये आपके पहले उसमें नहीं थी, तो मैं अब करवा दूंगा, क्योंकि सर्कल के पोर्शन में करा चुका हूँ, लेकिन ये वाला पोर्शन पहले नहीं था, तो मैं अब करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल वेरियस फॉर्म्स, यानी सर्कल के जो अलग अलग फॉर्म है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जो पैरामेट्रिक रूप होता है ना सर्कल का, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा, तो ये वाले आपको इसके अंदर लेने हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड यानी कि स्पर्शरेखा, अभिलंब का समीकरण, जीवा का समीकरण, वृत्त की। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड दियर फोकाई डायरेक्ट्रिक्स मतलब नाभि, वो जो नेता, और ये आपने क्या बोलते हैं उत्केंद्रता, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लोकस, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, इन सभी को मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आपको करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक एक टॉपिक मिलेगा, बिल्कुल साफ साफ क्लियर, जो चीज़ें पूछ जाती है RPSC में मैंने वही ले रखी है। ये पोर्शन जो है नया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2D के अंदर ये जो पोर्शन है वो पहले वाले में नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पता हो तो पूरा r और थीटा के अंदर जो इक्वेशन आते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन,
पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्टोट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें तो मैंने करा रखी है, लेकिन ये जो एसिम्टोट्स वगैरह ये वाली चीज़ें सब कुछ नई है, तो ये वाली चीज़ें मैंने नहीं करा रखी है क्योंकि ये पोलर फॉर्म दे रखा है, तो ये आपको मैं फिर से करा दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आपके, देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। ये जो चीज़ें बिल्कुल सिलेबस के अंदर देखेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें वही मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ कुछ नया, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो आपके न्यू है, ठीक है, जो मैं आपको करा दूंगा। बाकी मैंने CMPC यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सब मिल जाएंगे। देखिए अगला आ रहा 3D वाला पोर्शन, जिसमें केवल तीसरा कोऑर्डिनेट जेड वाला और जुड़ जाता है। तो इसके अंदर भी डिस्टेंस फॉर्मूला सेम वही पैटर्न है, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस, है ना, मतलब स्पेस के अंदर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये 12th वाला पोर्शन है आपके। फिर आता है स्क्यू लाइंस, यानी कि विषम तलीय रेखाएं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो विषम तलीय रेखाओं के बीच की जो मतलब न्यूनतम दूरी है, ये वाला क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ है, आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके टॉपिक जो है पुराना वाला ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी समतल का समीकरण, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एंड लाइन, है ना, किसी भी समतल और लाइन से किसी बिंदु की लंबवत दूरी। तो ये सारे टॉपिक यूं के यूं पहले वाले हैं, नया कुछ नहीं है, आप सिलेबस से इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मैं आपको करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये इसमें कोई ड्यू नहीं है, ये पूरा कंप्लीट मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगला जो पोर्शन 3D में, वो कार्टेशियन इन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड लाइन, है ना, मतलब कार्तीय और सदिश रूप में किसी समतल और लाइन का रेखा का समीकरण। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, और लाइन एंड प्लेन, मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण हो सकता है, दो समतलों के बीच का कोण हो सकता है, और तीसरा एक रेखा और समतल के बीच का कोण। ये टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखे। अगला टॉपिक है कोप्लेनर लाइन, यानी विषम तलीय या सहतलीय रेखाएं। ये जो टॉपिक यूं का यूं मैंने आपको अच्छे तरीके से करा रखा है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक इसके अंदर ड्यू नहीं है, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा किया हुआ मिल जाएगा। देखिए अब चलते हैं अपन वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, यानी सदिश और अदिश। तो ये 12th का पार्ट ही है। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, मतलब जो सदिश और अदिश और उनका परिमाण और उनकी दिशा। फिर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज, यानी दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं सदिशों की। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें इक्वल है, यूनिट है, ज़ीरो है, समांतर वाला है, कोलिनियर वाला है ना, मतलब एक ही तल वाला, मतलब संरेखीय, कोलिनियर मतलब संरेखीय। तो ये सारे टॉपिक जो टाइप्स हैं, और ये मैं आपको सब करा चुका हूँ वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर। फिर आता है पोजीशन वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये वाला, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी तो सब कॉमन चीज़ें हैं और ये सब कुछ पुराने वाले ही हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो, ये भी कुछ नहीं है, आपको केवल ये टॉपिक ठीक से इसके अंदर कर लेना है। इसके अंदर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ ही पुराना वाला टॉपिक है, नया इसके अंदर नए सिलेबस में कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस में पहले वाले में था वहीं आपके न्यू सिलेबस में है ये। फिर इसके अंदर लिया अगला, इसी के अंदर वेक्टर के अंदर ही स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है इसको, जो मैंने करा रखा है आपको यूट्यूब चैनल पर CMPC पर, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स अलाइन, तो ये प्रोजेक्शन भी यानी प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप भी पूछा गया है और ये मैंने करा रखा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये सदिश और अदिशों का त्रिक गुणन, है ना, और इससे जुड़ी प्रॉब्लम। इस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, और कहाँ से करना है, CMPC यूट्यूब चैनल पर जा कर के, और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर सदिश और अदिश त्रिक गुणन वाला टॉपिक देखना। आपको ये टॉपिक पूरा यूं का यूं जितना आपको चाहिए उतना उसके अंदर मिल जाएगा।
देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया, जैसे सिलेबस आया है तो उस सिलेबस को मैंने कहा एनालिसिस कर दूं, ताकि आपको, क्योंकि सिलेबस 6-7 पेज का था तो आपको लगा होगा कि बहुत भारी भरकम हो गया, अब नया सिलेबस आ गया, हम क्या करेंगे, इतना बड़ा कैसे करेंगे, टाइम इतना है नहीं, रीट बीच में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके उन मतलब विचारों को देख कर ही मैं सोचा कि मैं इसका एनालिसिस करके आपके सामने रख दूं, ताकि सिलेबस को देख करके आपके दिमाग में कोई ऐसा डर नहीं हो कि क्या टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। आपकी बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, आप इसको सिलेबस साथ में रख करके, ये मेरे पास भी सिलेबस है, मैं इसको पूरा साथ में रख कर ही एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई विशेष बात नहीं है। ये वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है और सेम यू का ये पोर्शन इसके अंदर रखना है, वही स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम्स। तो सब वो का वही पोर्शन, नया कुछ भी नहीं है। तो आप उससे और देख सकते हैं और आप आराम से CMPC चैनल से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो। तो देखिए, स्टैटिक्स के अंदर भी इसने जो डाल रखा है टॉपिक, उसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। पहले वाला टॉपिक है, बिल्कुल एक एक चीज़, कुछ भी इसने नया नहीं जोड़ा है, सेम वो का वही है जो पहले का दे रखा है। ये आपके जो स्टैटिक्स वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके स्टैटिक्स का जो नया वाला पोर्शन है, ठीक है, वहीं बेस थ्योरम, वहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं रैंडम वेरिएबल है, बर्नौली ट्रायल्स है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन मोड वगैरह है, प्रायिकता की गुणन प्रमेय है ना, प्रसरण है और मीन डेविएशन है। ये सब जो है पहले वाला है, यूँ का यूँ आप पुराने वाले सिलेबस से मैच कर सकते हैं सेम। तो इसलिए मैंने टॉपिक पेज वापस लिख दी है। देखिए, मीन मोड मीडियन, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, वेरिएंस यानी प्रसरण, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड यानी कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा आप जानते हो। तो ये सब वो का भी पोर्शन है। फिर प्रायिकता के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता है जो सब पहले वाला ही है। फिर बेस थ्योरम है, फिर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, बर्नौलीज ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको CMPC यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप CMPC by KLP करके आप सर्च करें उसके अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर देखना आपको मैथ्स और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर मैंने उस ग्रुप में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर एक टॉपिक को ठीक तरीके से बता रखा है आपकी पूरी सुविधा के हिसाब से। अच्छा देखिए, अब इसमें 10th वाला पोर्शन भी शामिल हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है उसके अंदर नो एनी टाइप्स ऑफ चेंजेज, ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं है, आपको एज इट इज़ वैसा ही करना है। लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े डीपली आते हैं। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक मेरे उस पे चैनल पर, तो मैं इसको अब लेकर बता दूंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो 9th और 10th बेस पर जो ट्रिग्नोमेट्री है, उस ट्रिग्नोमेट्री से थोड़े से क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये टॉपिक पढ़ाना बाकी है। अगला आ रहा है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी समुच्चय, संबंध और फलन। ये टॉपिक भी मैंने CMPC चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ये मैं करा चुका हूँ, जिसमें सेट्स, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, कितने तरह के होते हैं सेट, फिर उसके अंदर वेन डायग्राम जो है मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक आपके इसके अंदर नया अलग से इसने बोला है। पुराने वाले में वेन डायग्राम नाम से टॉपिक नहीं था। हालांकि इंटीरियर उसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है पुराने वाले सिलेबस से, तो हम उसको मतलब उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर शामिल है। लेकिन आपके पास इसने नाम से डाल दिया, इसका मतलब इस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डी मॉर्गन्स लॉ और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। फिर ये क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशंस, डोमेन एंड कोडोमेन, है ना, जो संबंध है उसके अंदर अपने डोमेन, प्रांत और सहप्रांत ऑफ रिलेशन यानी संबंध के, तो ये प्रांत और सहप्रांत मैंने इस पर करा रखे हैं। फिर अगला आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध में क्या क्या आता है आपका पता होगा, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, और तीसरा ट्रांजिटिविटी, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक वाला पोर्शन ये है। और ये पुराने वाले सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, तो आपको इसको करना ही, इसका एक क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में देता ही देता है। तो इस टॉपिक को
अच्छी तरह से कर लेना है। और मैंने इसके 2 लेक्चर डाल रखे हैं अलग अलग तरीके से, आप प्लेलिस्ट के अंदर इसको देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह बता रखा है, इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। खाली बुक में से पढ़ने से चीज़ क्लियर नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके ये करा रखा है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। फिर इसमें देखें आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन। ये पोर्शन जो है फर्स्ट वाला लाइन हालांकि पहले वाले सिलेबस में थी और अभी वाले भी है, लेकिन इसका क्वेश्चन इतना डीप बनता है कि हम इजी वे में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर देखना आप। मैंने हर तरह का फंक्शन लिया इसके अंदर, जो इसने दे रखे हैं कि स्पेशल फंक्शन कौन कौन से, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी ई पावर एक्स वाले, लोग वाले, पावर वाले और एब्सोल्यूट, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि ये अपने परिमाण वाले है ना, मोड ऑफ एक्स वाले। और ये कौन सा, वो महत्तम पूर्णांक फलन वाला है ना, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ऐसे 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 करके। मैंने इन सभी के डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब बता रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर इसके अंदर ये जो बात पूछी है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, यानी एक तरह से ये क्या है वास्तव में आपके, ये एफ ओ जी, जी ओ एफ, ये कंपोजिट फंक्शन, और एफ प्लस जी, एफ इंटू जी, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, खाली एफ ओ जी, जी ओ एफ ध्यान रखना है। बाकी आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से करना है, और वो भी कहाँ से, CMPC यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैंने आपको अच्छी तरह से करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। ये टॉपिक वहाँ से करोगे, आपका टॉपिक क्लियर होना है, मेरी गारंटी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस में नया कुछ भी नहीं है, सारा सिलेबस पहले वाला ही है, ठीक है। उसी में उसने एक एक टॉपिक को अलग अलग हाईलाइट किया है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो 12th बेसिस है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर नया कुछ भी नहीं है, वो का वो ये सारा, वो ये एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर है ना, 2x2 क्रम की, 3x3 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है, उसका सारणिक का मान निकालना। फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट्स के, सारणिक की जो है ना गुणधर्म है, वो गुणधर्म वो के वही पढ़ने वाले, और एडजॉइंट एंड इवेल्यूएशन है ना, ये एडजॉइंट निकालना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी दोनों ही विधियों से आपको एडजॉइंट निकालना आ जाए। हालांकि वो उसमें डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई अंदर से प्रोसेस का कोई टॉपिक पूछ ले कि अंदर वाले प्रोसेस से, तो इसलिए अपने को ये भी करना ज़रूरी है। और ये मैंने उस पर पहले टॉपिक पढ़ा दिया पूरा, मेरे ये टॉपिक ड्यू नहीं है, मेरे चैनल पर CMPC यूट्यूब चैनल पर इस पर मैंने करा रखा है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स, वो x + y + z = 3 वाले समीकरण जो मैंने इसके अंदर करा रखे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। एक टॉपिक इसके अंदर देखो आप, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक आप देखो क्या लिखा है, REMOVED, यानी पहले वाला जो सिलेबस था उसमें इस टॉपिक को पूरी तरह से नाम से दे रखा है, लेकिन नए वाले टॉपिक में ये जो गणितीय आगमन सिद्धांत है, कहीं पर नामो निशानी नहीं है इसका। मतलब इस टॉपिक को हम रिमूव्ड मानेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। अब लीजिए इस सिलेबस, न्यू सिलेबस के एनालिसिस के हम अंतिम दौर पे चल रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर, और इसके अंदर हम एल्जेब्रा वाला टॉपिक ले रहे हैं। इसके अंदर देखो AP, GP और HP है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सम ऑफ फाइनाइट एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इनके n पद हुआ, n पदों का योगफल, सब वही से। फिर इनफाइनाइट GP, ध्यान रखना ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर मैंने क्वेश्चन करा रखे, हालांकि टॉपिक मैंने पूरा करा रखा है, आप वहाँ से देख लेना, लेकिन उसमें भी खास तौर से इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन है वो आपको ठीक से करना है। मैंने इससे जुड़े सारे जो RPSC के 10 साल के जो पेपर हैं, उन पेपर का भी एनालिसिस कर रखा है कि किस टॉपिक से, इसमें से कहाँ से किस तरह का AP, GP, HP का क्वेश्चन बना है, तो आप वहाँ से देख लें। फिर देखिए यहाँ से जो टॉपिक है, इसके नीचे से ये सारे न्यूली एडेड टॉपिक हैं जो पहले वाले सिलेबस में नहीं थे, ध्यान रखना। एरिथमेटिको जियोमेट्रिको प्रोग्रेशन, यानी कि समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी,
ध्यान रखना, जो मैंने पढ़ा नहीं रखी है, मैंने उसमें क्योंकि पहले वाले में नहीं था, तो मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया मेरे चैनल पर तब ये टॉपिक मैंने उसमें नहीं लिया है। तो मैं अब जो बाकी है वो वापस में एक एक लेकर के और आपको सबको करा दूंगा बहुत जल्दी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये अब हम कहाँ घुस गए। देखिए ये वाली चीज़ आप जानते हो, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, इस पर एक सिंपल चीज़ जो आती है ना, तो आपको पता है ये पहले वाले में भी था, ये इसमें नए वाले में एडेड नहीं है, मतलब पहले वाले में था और अभी भी है, दोनों ही में है, मतलब कोई चेंज नहीं किया। और ये जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में घुस गए अपन, उसमें फैक्टोरियल एन निकालना और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सिंपल पार्ट जो पहले वाला था ये वही एज इट इज पार्ट है, हमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने हमारे को सिंपल पैटर्न पे चाहिए। मैंने ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको CMPC यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये भी मेरा टॉपिक हो चुका है, केवल ये वाला जो नया एडिट कर रखा है ये वाला कराना बाकी है। और ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लूँगा, इसका वो क्वेश्चन जरूर डालेगा। जो टॉपिक नए डाले उन पर विशेष फोकस करना चाहिए हमें, उस पर बिल्कुल सरफेस लेवल का क्वेश्चन डालेगा, लेकिन डालेगा वो, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम 4। तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ और ये भी वही टॉपिक है जो पुराना वाला, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। इस वाले में ये एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, मध्य बिंदु निकालते हैं ना अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, गुणांक निकालने। तो ये टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से करा रखा है, पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से चैनल से कर लेना है, उसी जगह से प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। फिर प्लेन ज्योमेट्री में जो अपने 10th लेवल का है, अब प्लेन ज्योमेट्री में क्या शामिल है, त्रिभुज हुआ, रेखाएं हुई, कोण हुआ, तो नो चेंजेज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज वाला टॉपिक पहले वाले में नहीं था, चतुर्भुज वाला टॉपिक पहले वाले में नहीं था, जिसमें स्क्वायर यानी वर्ग हुआ, आयत हुआ, सम चतुर्भुज हुआ, समांतर समचतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, और ये ट्रेपेजियम बने क्या बोलते हैं उसको, समलंब चतुर्भुज। ये न्यूली एडेड पार्ट है जो पहले नहीं थे, तो इसको भी हमें ठीक से करना है। ये वाला 10th वाला पोर्शन मैंने अभी तक लिया नहीं है, मैं भी हायर लेवल के एक पोर्शन पर ही चल रहा हूँ। तो ये जैसे मौका मिला, टाइम मिला, मैं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि बेसिक आपको सब पता होते हैं, मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊँगा, ताकि क्वेश्चन से कोई चीज़ ऐसी आएगी तो आपको पता चल जाएगी कि इसमें मैं क्या नई चीज़ मिल रही है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नो चेंजेज, यानी कोई गनगनाभ गोला बेलन शंकु जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन एज इट इज़ आपको करना है। फिर नंबर सिस्टम जो पहला ही टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम के अंदर जो पहला ही टॉपिक है आपके, उसके अंदर क्या था अपने ये वाला पोर्शन, ये ओल्ड सिलेबस है और इसको यहाँ से यहाँ तक इसने 1.5 लाइन में ख़त्म कर दिया। लेकिन नए वाले में इसने क्या किया है, थोड़ा लाइनें बढ़ा दी है, और लाइनें बढ़ाने से थोड़ा हम कंफ्यूज हुए। देखो यहाँ आपके 1.5 लाइन है, लेकिन ये नया वाला है तो इसमें नंबर सिस्टम देखिए 1 2 3 और ये 3.25 लाइनें, ठीक है ना। लेकिन चीज़ें सब वो की वही है, इसके अंदर कोई नया नहीं डाला है, सबको टू द पॉइंट इंडिकेट करने के लिए इसने अलग डाला है। वही लॉज एक्सपोनेंट हुआ, यूक्लिड विभाजन लेमा हुई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हुई, सब वो की वो टॉपिक है। तो अपने को उसी हिसाब से तैयारी करनी इनकी, इसमें नया कुछ नहीं, ये ओल्ड वाला है, ठीक है, भली ओल्ड से करो भली न्यू से करो। तो नंबर सिस्टम में कोई चेंज नहीं। फिर मेंसुरेशन में चलें तो मेंसुरेशन के अंदर भी आपके कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर वही सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है, वही गणगनाभ गोला बेलन शंकु उसके अंदर जो भी आ रहा है, ठीक है, वो सारे वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है, नया कुछ नहीं डाला इसके अंदर। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, फ्रस्टम कोण है ना, फ्रस्टम कोण जो था पुराने सिलेबस में था, लेकिन नए वाले सिलेबस में इसको बिल्कुल हटा दिया है। ये देखिए ये ओल्ड सिलेबस है और इसमें दे रखा है ये फ्रस्टम कोण है ना, ये फ्रस्टम कोण, ठीक है, इसको इसने हटा दिया, बाकी सब एज इट इज़ है। जबकि नए वाले सिलेबस में मैं आपको बताऊँ, मैं ये आपके दे रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर घन घनाभ गोला बेलन में देख लीजिए आप सरफेस एरिया वॉल्यूम, और इसके अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा है ये फ्रस्टम कोण, आप देख लो है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूब क्यूबॉइड स्फेयर्ड इंक्लूडिंग हेमी स्फेयर अर्धगोला है ना, राइट सर्कुलर कोन है ना, लंबवृत्तीय बेलन शंकु कौन से है ना। लेकिन इसके अंदर फ्रस्टम कोण वर्ड अलग से नहीं दे रखा, अगर होता
तो वो अलग से नाम देता, लेकिन उसको हटा दिया। और क्यों हटाया बताऊँ मैं आपको। जब पहली बार इस पर सन 2000 में 2011 के अंदर जो इस एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी का सेकंड एग्जाम, तो फर्स्टम कौन पर एक क्वेश्चन बनाया, और उन्होंने क्वेश्चन क्या बनाया कि गिलास की आकृति होती है। अब क्योंकि जिस बंदे ने इसको पढ़ा होगा तो उसको लगा होगा गिलास की आकृति होती है, तो गिलास की आकृति उसके यहाँ मतलब वैसी रही होगी, है ना। गिलास की आकृति अलग अलग तरह के होते हैं गिलास, ठीक है। तो क्योंकि उसके घर पे जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसके घर पे गिलास मतलब ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए उसने फर्स्टम कौन की आकृति का सही आंसर गिलास माना, ठीक है। लेकिन गिलास अलग अलग, गिलास ऐसा भी हो सकता है, आपको पता है ऐसे गिलास भी आते हैं, कोई विशेष बात नहीं है सिलेंडर की तरह। तो फिर इस क्वेश्चन पर काफ़ी विवाद हो गया था, तो इसलिए उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस रीज़न से इन्होंने फ्रस्टम कॉन को रिमूव कर दिया इसके अंदर। तो देखिए ये जो सारा सिलेबस था, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, मैंने दोनों को कंपेयर करके आपके सामने रखा कि नया क्या है और पुराना क्या है। ये सिलेबस का मेन आपका मैथमेटिकल पार्ट जो पूरा हुआ। अब मैं टीचिंग मेथड्स के अंदर चलता हूँ कि टीचिंग मेथड्स के अंदर क्या नया जोड़ा और क्या पुराना है। देखिए टीचिंग मेथड्स के अंदर जो चेंज हुआ है, मैंने आपको जो कंटेंट था मैथमेटिक्स का उसके बारे में क्लियर बता दिया कि उसके अंदर क्या चेंज था, क्या जुड़ा और क्या हटा। टीचिंग मेथड के अंदर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है मेरे पास, टीचिंग मेथड देखिए ये लिखा है इसके ऊपर, और ये इस पर भी लिखा है टीचिंग मेथड्स। ये आपके बता दूँ मैं, न्यू है, ठीक है, न्यू वाला ध्यान रखना, और ये आपके है ओल्ड। अब दोनों को अपन मैच करें। न्यू वाले में लिखा मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर भी मीनिंग एंड नेचर में दोनों में सेम पैटर्न देते हैं, यानी ये टॉपिक तो दोनों में है ही। फिर जनरल देखिए पहले इसको देख लो आप पुराने वाले को कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, है ना, यानी उद्देश्य, ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है मैथमेटिक्स टीचिंग के। और इसी को इसने ये पुराना वाला, नए वाले में क्या किया इसने, इसी लाइन को क्या लिखा है, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए खास तौर से इसके अंदर इसने, दरअसल हुआ क्या है, सिलेबस पहले वाले में ये कहा कि एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, और इसके अंदर भी यही है। यहाँ इसने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। एम्स और ऑब्जेक्टिव में मुख्य तौर से हम जो पढ़ते हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी ही पढ़ते हैं। तो यहाँ एक खास बात ध्यान देनी है कि इस टॉपिक पर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, सब पढ़ के जाते हैं फिर भी ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं, आपने ये महसूस किया होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम ही चीज़ ही है, लेकिन इसमें इसने पर्टिकुलर नाम दे दिया है और न्यू वाले में। फिर अगला कह रहा मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, जिसमें एनालिटिक, सिंथेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, हिस्टोरिस्टिक, प्रोजेक्ट और लेबोरेटरी। इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ये पुराना वाला है, इसके अंदर भी वही मेथड्स है, एनालिटिक, सिंथेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव जो है सारी वो की वही है। फिर पुराने के अंदर वापस नए में अगर हम चलें, ये जो न्यू वाले में सुपरवाइज्ड स्टडी, प्रोग्राम्ड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन मैथमेटिक्स, दरअसल इधर भी यही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ इसने जो लिखा था मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एनालिटिक, ये वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद ऑरल, राइटन, ड्रिल, असाइनमेंट, सुपरवाइज्ड स्टडी एंड प्रोग्राम्ड। तो देखिए इसके अंदर इसने ये सब डाल रखे हैं। यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि ये जो चीज़ें हैं कॉमन है, आपको ख़ास तौर से सुपरवाइज्ड स्टडी और प्रोग्राम्ड लर्निंग पर फोकस करना है, ये इसके अंदर ये कहना चाह रहा है। फिर अगला है इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, जिसमें हार्वर्ट जो अप्रोच है और यूनिट प्लान जो मॉरिसन अप्रोच है, आपको इन दोनों को फोकस करना है। ये बात इस पर भी दे रखी है, लेकिन यह इसने पर्टिकुलर नाम दे दी है। अब भी अगर आप हार्वर्ट और जो पंचपदी है हार्वर्ट की वो और यूनिट प्लान अगर मॉरिसन का नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
इसको अच्छी तरह फोकस करना है। फिर आता है ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपके इसके अंदर भी था ऑडियो विजुअल, लेकिन इसने क्लियर नहीं लिखा है इसके अंदर। यहाँ पर ये अराउजिंग मेंटेनिंग इंटरेस्ट, ये इसके अंदर ये वही है, रिटर्न ड्रिल असाइनमेंट ओरल, तो ये इसको इसने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि आपको ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स इसमें क्या क्या लेना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप विथ स्कूल अदर स्कूल सब्जेक्ट, मतलब स्कूल में जो बाकी के सब्जेक्ट चलते हैं उनके साथ में मैथ्स का कोरिलेशन बताना है। तो वो चीज़ इसके अंदर भी इसने दी है, कोई विशेष बात नहीं है। कोरिलेशन यहाँ पे इसने दिया, देखो ये देखिए, प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इसके अंदर, और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग टू वेरियस सब्जेक्ट एंड एक्चुअल लाइफ सेशन, ये उसके अंदर से वो कोरिलेशन वाला टॉपिक ही है। तो इसने क्या, इसमें काफ़ी घुमा फिरा रखा था, और यहाँ पर इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको क्या पर्टिकुलर चीज़ लेके पढ़नी है, पिन पॉइंट चीज़ दे दी इसने, यानी सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इम्प्रूव किया, और ताकि आपको पता चले कि आपको वास्तव में टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो कोरिलेशन देना अलग सब्जेक्ट साथ में। फिर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, यानी एक मैथमेटिक्स टीचर के कौन से एकेडमिक और प्रोफेशनल कैरेक्टर्स होते हैं वो, तो ये पहले वाले में था। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, ये भी पुराने वाले में भी था, इसके अंदर भी डाल रखा है, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, जो प्रिंसिपल है करिकुलम के वो क्या है, तो इसके अंदर भी था। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, ये इसके अंदर इसने यहाँ इसने कहीं क्लियर दिया नहीं है कि आपको इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में जो है वो लेना है। जैसे यहाँ करिकुलम दे रखा, क्वालिटी दे रखा, तो ये वो का वही सेम, ठीक है। तो ख़ास तौर से अपने को ये जरूर पढ़ना है कि इंडियन मैथमेटिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें क्या क्या रहा है वो पढ़ना, और कौन कौन है उनको लेना है। इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, देखिए यू का टॉपिक पुराने वाले के अंदर भी है, और आपके ये जो न्यू वाला है ख़ास तौर से आपको इनको अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ना है। 3 चीज़ें जो ही ये आपको सही ढंग से स्टडी कर लेनी है। ये चीज़ें यूँ की यूँ आपके साइकोलॉजी के अंदर भी है, 4-5 टॉपिक है। इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड स्टेप्स ऑफ देयर प्रिपरेशन, ये जो चारों तरह के जो टेस्ट है, ये टेस्ट यूँ की यूँ आपके इसके अंदर भी दे रखे हैं इसने। ये इसने थोड़ा सा इसको घुमा के लिखा है, डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, एनरिचमेंट प्रोग्राम, और ऊपर इसने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहा है, अचीवमेंट टेस्ट कर रखा है। तो यहाँ इसने खाली ये लिखा है कि अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक, तो आपको इसमें क्लियर कर दिया है कि ये अचीवमेंट, यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्टेप्स जो है इनकी वो आपको कर लेनी है। इसके अंदर बिल्कुल पर्टिकुलर पिन पॉइंट इसने टॉपिक दे दिया है, तो आपको आराम से इसको देख लेना है ताकि इसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। फिर दिया इसने डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर, मतलब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए तो एनरिचमेंट प्रोग्राम, और रिटार्डेड टीचर के लिए डायग्नोस्टिक और रिमेडियल प्रोग्राम देना है। अब ये चीज़ इसके अंदर भी, लेकिन इसने क्या ये मिक्स कर दी इसने, देखो आप, डायग्नोस्टिक, रिमेडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम विथ रेस्पेक्टिव टू सिलेबस एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, और ये देखा ये मैथमेटिक्स फॉर गिफ्टेड एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन, तो यहाँ इसने सब मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर इसने, क्योंकि गिफ्टेड और रिटार्डेड दोनों नाम इसके अंदर भी आए हैं, और जो टेस्ट हैं वो सारे इसके अंदर भी आए हैं, तो उनको इसने क्लियर कर दिया कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है, डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए, और एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। तो ये इस तरीके से इसने सिलेबस को केवल मॉडिफाई किया है, उसको क्लियर किया, बिल्कुल जो घालमेल कर रखा था वर्ड्स का, ठीक है, उनको इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया पिन पॉइंट। तो आपको इस नए सिलेबस से आपको पता चलेगा कि आपको पिन पॉइंट किस टॉपिक को डायरेक्ट अटैक करके और पढ़ना है। मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है थोड़ा सुविधा के लिए। सबसे पहले गणित के शिक्षण का अर्थ और प्रकृति, गणित शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, और इसके अंदर खास तौर से ब्लूम टैक्सोनॉमी है।
फिर गणित शिक्षण की जो विधियाँ हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, अन्वेषण, प्रयोजना, प्रयोगशाला विधि, ये सारी जो उसके नाम है। इसके अलावा ये सुपरवाइज्ड है ना, पर्यवेक्षित, प्रोग्राम लर्निंग है ना, फिर रचनात्मक अधिगम, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। फिर लेसन प्लान का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, और इसके अंदर खास तौर से ये जो है आपके हर्बर्टीय उपागम को पढ़ना है। इसके साथ में यूनिट प्लान जो है वो मॉरिसन वाला पढ़ना है। गणित में ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री है ना, अन्य स्कूलों के अन्य मतलब जो स्कूलों में जो अन्य विषय चलते हैं ना, खास तौर से उनके साथ में इस मैथमेटिक्स का सह संबंध बताना है कि क्या कोरिलेशन है, क्या कोई मैथमेटिक्स जो है वो सामाजिक हो सकती है या सामाजिक एक मैथमेटिक्स हो सकती है, ये एक तरह से, या विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है या केमिस्ट्री है जो भी है ना, तो उनका गणित से के साथ क्या संबंध है वो इसमें दिया है। गणित शिक्षक की शैक्षणिक और व्यावसायिक विशेषताएं, यानी वो शैक्षणिक और विशेषताएं इसके अंदर बताना जो पहले वाले अंदर भी था और इसने फिर से नए वाले भी डाल दी। फिर तीसरा जो पार्ट है, भारतीय गणितज्ञ का योगदान जो है ना, मैथमेटिशियन थे इंडियन मैथमेटिक्स, उनका योगदान देना है, उनके बारे में डिटेल। फिर संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मनोगत्यात्मक है ना, साइकोमोटर, सब के क्षेत्र में गणित में मूल्यांकन, यानी इसका जो है मैथ्स के साथ में क्या कोरिलेशन है और इन चीज़ों को हम गणित में किस तरीके से इन सिद्धांतों का उपयोग करके गणित को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये इसमें दिया है जो हमें पढ़ना है। फिर इकाई परीक्षण, यूनिट प्लान है ना, यूनिट टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट है ना, निदानक रिमेडियल टेस्ट, और इनका महत्व और विशेषताएँ जो और तैयारी के स्टेप्स जो है वो इसके अंदर लेने हैं। फिर आता है रिटार्डेड जो बालक हैं उनके लिए निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण, और प्रतिभाशाली गिफ्टेड बालकों के लिए समृद्ध मतलब प्रोग्राम, वो कौन सा अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम है ना। तो ये इस तरीके से आपके ये जो सिलेबस है, देखो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही बैठेंगे। और इस सिलेबस की खास बात क्या है, इसने जो नया डाला वो ये कि इसने हर टॉपिक को इतना क्लियर कर दिया है कि आपको उसी टॉपिक पर अटैक करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। इधर उधर जो घालमेल था पूरे वाले सिलेबस में वो इसने हटा दिया, और इसीलिए कुछ पेज बढ़ गए हैं। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस कोई लंबा चौड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल पुराना वाला ही है, खाली उसके अंदर इसने टॉपिक्स को बिल्कुल पिन पॉइंट करके ना आपके लिए स्पष्ट कर दिया कि इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये इस तरीके से आपके इस सिलेबस का एक एनालिसिस मैंने करने का प्रयास किया है। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, और आपने क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ना बाकी है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ये आपके मेरे इस एनालिसिस से, इस विश्लेषण से ज़रूर आपको पता चलेगा, और आप इसमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में कामयाब होंगे।